वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, ये चैप्टर हमें स्टार्ट करना है। सो बेसिकली पहले हम वर्क और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, फिर लास्ट में पावर पढ़ेंगे, है ना। बिकॉज वर्क और एनर्जी इंटर रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है। कैसे इंटर रिलेटेड होती है वो भी हम देखेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं पहले वर्क। वर्क वर्क क्या होता है, वर्क कब होता है और कब नहीं होता है, ये सब हम डिस्कस करते हैं। और वर्क करने के लिए क्या चाहिए हमें, है ना, ये सब हम देखते हैं। जैसे मान लो मैं दो केस लेता हूँ, केस फर्स्ट एंड केस टू। केस फर्स्ट में ये जो एक मैन है या बॉय है, ये इस ब्लॉक पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ऐसे इधर फोर्स लगा रहा है। और केस टू में भी एक बॉय है, वो इस ब्लॉक पर फोर्स लगा देता। ठीक है, केस फर्स्ट में क्या हुआ, इस बॉय ने इस ब्लॉक पर सुबह से लेकर शाम तक मतलब बहुत एफर्ट लगाया, बहुत फोर्स लगाया, बट ये ब्लॉक चल ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, यहीं की यहीं है ये ब्लॉक। समझ में आया क्या? यस मतलब ये ब्लॉक रेस्ट पर ही है, इट इज नॉट मूविंग। इस केस में क्या हुआ, इसने फोर्स लगाया ना, तो ये ब्लॉक मूव होने लग गया ऐसे। समझ में आया? यस दोनों केस में एक ही डिफरेंस है कि इसमें ब्लॉक बिल्कुल नहीं हिला और इसमें डिस्प्लेस हो गया ब्लॉक। क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। डिस्प्ले मैं आपसे पूछूं कि किस केस में इस बॉय ने वर्क किया है? क्या केस फर्स्ट में किया है या केस टू में किया है या दोनों में किया है या दोनों में नहीं किया है? बताओ। सर केस सेकंड में किया है। केस सेकंड में किया है। केस फर्स्ट में ना करने का रीजन क्या है? क्योंकि ब्लॉक चला ही नहीं, है ना। यस सर। और केस टू में हम बोल रहे हैं वर्क किया है क्योंकि इसने ब्लॉक को डिस्प्लेस कर दिया। बेसिक रीजन तो यही है, सही आंसर है कि इस वाले केस फर्स्ट में वर्क जीरो है इसका। वर्क डन बाय बॉय इज इक्वल टू जीरो, है ना। इसमें वर्क डन बाय बॉय इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आया क्या? यस यस है ना। अब इस वाले केस में एनर्जी का ट्रांसफर अगर मैं आपसे पूछूं केस फर्स्ट में कि क्या कोई एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है क्या बॉय से ब्लॉक के अंदर? क्या बॉय की कुछ एनर्जी ब्लॉक में चली गई है क्या केस फर्स्ट में? बताओ। नो सर नहीं सर। अगर ब्लॉक में कुछ एनर्जी चली जाती तो ब्लॉक मूव करता, करता कि नहीं करता? यस सर करता। और क्या केस टू में बताओ, क्या बॉय की कुछ एनर्जी ब्लॉक के अंदर गई है क्या? यस यस सर। गई है ना। तो केस टू में लिख सकता हूं एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉय टू ब्लॉक, ऐसे लिख सकता हूं ना। Yes, इसमें यस एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉय टू ब्लॉक। समझ में आया क्या? यस सर यस तो बट मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों में बॉय ने सेम एनर्जी लगाई थी। मतलब इसमें भी बॉय थका तो होगा ना, ऐसा थोड़ा ना ब्लॉक नहीं चला तो ये थका नहीं होगा। थका क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी, इसने एनर्जी यूज की अपने अंदर की। समझ में आया क्या? यस सुबह यस से सर शाम तक इसने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो इसकी एनर्जी कहाँ चली गई? ब्लॉक में तो आई नहीं। इसकी एनर्जी तो चलो ब्लॉक में आ गई, बट इसकी एनर्जी कहाँ चली गई? वो वेस्ट हो गई। वो क्या होगी? सराउंडिंग में लॉस हो गई। समझ में आया क्या? यस
Yes. इस केस में ब्लॉक को बिल्कुल भी नहीं मिली, जितनी भी इसने एनर्जी लगाई होगी वो सब सराउंडिंग में लॉस हो गई है। समझ में आया? क्योंकि अगर ब्लॉक को मिली हाँ। होती तो ब्लॉक चलता। आया क्या समझ में? Yes, sir. Yes. इस केस में बॉय ने जो एनर्जी लगाई है वो ब्लॉक को भी मिली है, हो सकता है थोड़ा बहुत सराउंडिंग में भी लॉस हुई होगी। समझ में आया? Yes. Yes, sir. सो केस 2 में वर्क हुआ है और केस 2 में एनर्जी का ट्रांसफर भी हुआ है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जब भी हम वर्क करते हैं तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है? होता है सर। जब भी हम वर्क करते हैं तो जो वर्क करता है वो अपनी एनर्जी जिस पर वर्क करता है उसको दे देता है। समझ में आया? Yes. जो वर्क करता है, वर्क किसने किया? इस बॉय ने। Boy. तो इसने एनर्जी यूज की, वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए तो मैंने बोला था वर्क और एनर्जी इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर हमारे पास एनर्जी नहीं है तो हम वर्क नहीं कर सकते। समझ में आया क्या? Yes. और जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा आप वर्क कर सकते हो। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। पढ़ी होगी ना ये डेफिनेशन आपने? एनर्जी इज द हाँ सर। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। जितनी ज्यादा आपके पास एनर्जी है उतना ज्यादा आप वर्क कर सकते हो। ये बॉय कितना वर्क कर सकता है डिपेंड करता है इसके पास कितनी एनर्जी है। ये बॉय उतना वर्क कर सकता है जितनी इसके पास एनर्जी, जब तक इसके पास एनर्जी जीरो नहीं हो जाएगी तब तक ये वर्क कर सकता है। समझ में आया क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट हो। आया समझ में? सो Yes, जब sir. भी Yes, वर्क sir. होता है तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है। जो वर्क करता है वो अपनी एनर्जी जिस जिस ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है उसको दे देता है। तो एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चली जाती है। समझ में आया? सो वर्क इज द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. वर्क इज द मेथड ऑफ transferring energy from one body to another। समझ में आया? लिखो Yes, यहाँ sir. तक। Done sir. Sir, आप muted. Okay, so work is the method of transfer of energy from one body to another। समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। Yes, तो sir. हम कैसे मानेंगे कि वर्क हुआ है? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगाएगा और वो दूसरा ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगाए वो मूव करने लग जाए, वो डिस्प्लेस हो जाए, तो हम बोल देंगे वर्क हुआ है। क्योंकि डिस्प्लेस जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया अगर वो डिस्प्लेस हुआ है मतलब उसके पास एनर्जी का गेन हुआ है। समझ में आया क्या? Yes, Yes sir. मतलब एनर्जी ट्रांसफर हुई है, और एनर्जी ट्रांसफर हुई है तो वर्क हुआ है, एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई तो कोई वर्क नहीं हुआ है। समझ में आया? yes, sir. Yes. एनर्जी का लॉस वर्क में नहीं माना जाएगा। जो जैसे इसमें एनर्जी का लॉस हुआ ना, वो वर्क में नहीं माना जाएगा। एनर्जी का ट्रांसफर वर्क में माना जाएगा। इस बॉडी से अगर इस ऑब्जेक्ट पर एनर्जी चली गई तो वर्क माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। और हमें कैसे पता लगेगा एनर्जी चली गई? वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगी, उससे पता लग जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes sir. सो वर्क इज डन when a force produces some displacement, because means we can say energy is transferred, so work is done। आया सोच में? Yes sir.
लिख लो। So now again ये बॉय ने एक ब्लॉक को फोर्स लगाया ऐसे, ठीक है, और मान लो ये ब्लॉक में एस का डिस्प्लेसमेंट हुआ, एस डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब ये ब्लॉक यहां आ गया, ठीक है, ये ब्लॉक यहाँ आ गया, बॉय इसको फोर्स लगा के यहाँ तक लेके आ गया। तो अब बॉय ने कितना वर्क किया, तो वर्क कैसे निकालते हैं, वर्क जो होता है वो होता है फोर्स, कितना आपने फोर्स लगाया इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ, किसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कौन सा है, यहाँ पर लगा रहा है फोर्स, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ना, ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेस हो गया, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है एस, यहाँ से यहाँ तक। समझ में आया क्या, Yes, sir. Yes, sir. है ना। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, वो भी किस डायरेक्शन में हो सकता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इधर जा रहा है, हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो ना, उसी डायरेक्शन में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है। समझ में आया, पॉइंट Yes, ऑफ sir. एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे इस एग्जांपल में फोर्स कितना लग रहा है, F, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, S इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स भी राइट में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी पूरा राइट में हो रहा है, तो इस एग्जांपल में वर्क कितना किया बॉय ने, Yes, sir. F into S। समझ में आया, Yes, sir. Yes. दिस इज वर्क डन बाय बॉय ऑन ब्लॉक। समझ में आया, Yes. ठीक है। मान लो एंगल पर फोर्स लग रहा होता, कैसे, जैसे ऐसे फोर्स लग रहा है, यहाँ पर फोर्स लग रहे हैं, हम पुल कर रहे हैं इसको एट एंगल थीटा, ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट हो गया इस डायरेक्शन में एस, कितना हो गया, मतलब ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ से यहाँ आ गया एस टुवर्ड्स राइट। तो इस केस में वर्क क्या होगा, वर्क डन बाय दिस फोर्स एफ, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फोर्स के कंपोनेंट ले लेंगे। समझ में आया, Yes. इस फोर्स के कंपोनेंट Yes. ले लेंगे, तो फोर्स के कंपोनेंट ले लेंगे तो ये कंपोनेंट आएगा एफ कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा। समझ में आया क्या, Yes, sir. तो मुझे बताओ वर्क डन किस कंपोनेंट ने किया होगा, एफ कोस थीटा वाले ने या एफ साइन थीटा वाले ने। F cos theta. हाँ, क्योंकि एफ साइन थीटा वाला तो इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को ऊपर लेके जाना चाहता है, बट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो इधर जा रहा है। समझ में आया क्या, Yes, sir. Yes, sir. तो इसका तो वर्क डन हुआ ही नहीं ना, ये तो जीरो हुआ इसका वर्क डन, तो ये वाई में लेके जाना चाहता है, वाई में तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। समझ में आया, ये Yes. एक्स एक्सिस में लेके जाना चाहता है और डिस्प्लेसमेंट भी एक्स में ही हुआ है, तो वर्क डन भी एक्स में ही हुआ है, वर्क डन वाई में जीरो हुआ है। समझ में आया क्या, Yes. सो हमसे पूछा जाएगा वर्क डन बाय
फोर्स, ये फोर्स जिसने लगाया मतलब बॉय ने लगाया तो वर्क डन बाय बॉय, वो कितना होगा? FS cos थीटा। हाँ, हम फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स ये वाला लेंगे। समझ में आया? आया समझ में? सो Yes, फोर्स sir. कितना? F cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना? S, तो ये बन जाएगा FS cos थीटा। समझ में आया? यस सो वर्क का फॉर्मूला क्या है? FS cos थीटा। इसमें थीटा क्या है? F है फोर्स, S है डिस्प्लेसमेंट, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो एंगल ये थीटा, ये फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ था, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है ना, इस तरफ, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, तो थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। तो ए भी cos थीटा होता है, ए डॉट बी, तो इसको मैं F डॉट S लिख सकता हूँ ना? समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. अरे भूल गए क्या स्केलर प्रोडक्ट? आया नहीं समझ सर में? नहीं। Yes, हाँ, sir. सो मतलब मुझे बताओ फिर, ये जो W है वर्क है, ये स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? Scalar. स्केलर। स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया क्या? स्केलर प्रोडक्ट Yes, है ना, sir. इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती। वर्क तो एनर्जी ट्रांसफर है, यहाँ पे W क्या है? वर्क क्या है यहाँ पे? अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड। समझ में आया क्या? फ्रॉम वन Yes, बॉडी sir. टू अनदर। सो एनर्जी ट्रांसफर की कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होती है, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे एनर्जी ईस्ट में ट्रांसफर हुई है वेस्ट में। समझ में आया क्या? वो तो एक बॉडी से बॉडी में गई है। आया समझ में? Yes, sir. यस तो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है? मीटर। तो ऐसा यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर, जिसको हम जूल बोलते हैं। ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या होगी? डाइन, फोर्स की डाइन, डिस्प्लेसमेंट की सेंटीमीटर, इसको अर्ग बोलते हैं। समझ में आया क्या? यस Yes, sir. तो इनके बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं। 1 जूल इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन में होता है 10⁵ डाइन, एनएलएम में पढ़ा था हमने, याद है ना? इंटू 10⁵2 सेंटीमीटर, 1 मीटर में इतना होता है। सो टोटल हो जाएगा 10⁻7 डाइन इंटू सेंटीमीटर। डाइन इंटू सेंटीमीटर को बोलते हैं अर्ग। सो 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10⁻7। लिखो सारी बातें। समझ में आया सबको वर्क निकालना? यस Yes, sir. लिखो। नाउ देखो वर्क का फॉर्मूला क्या है? FS cos थीटा या F डॉट S, है ना? अब अगर थीटा 0 डिग्री है तो वर्क होगा F इंटू S, FS, है ना? जैसे इस केस में था थीटा 0 डिग्री। ठीक है, Yes, sir. अगर थीटा 0 से 90 के बीच में तो कोस थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वर्क पॉजिटिव होगा। समझ में आया क्या? Yes, यस sir. थीटा जैसे इस केस में थीटा 0 से 90 के बीच में, मतलब फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो थीटा 0 से 90 के बीच में तो वर्क पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या है? कि जिस तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं अगर उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो पॉजिटिव वर्क बोलते हैं उसको। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस और अगर थीटा 90 डिग्री है तो वर्क 0 हो जाएगा, कोस 90 0 होता है। समझ में आया क्या? यस जैसे इस फोर्स का वर्क 0 आया ना, क्योंकि 90 डिग्री पर है डिस्प्लेसमेंट के। आया समझ में? यस मतलब आप फोर्स लगा रहे हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है उस डायरेक्शन के अलोंग, 90 डिग्री पर हो रहा है, तो कोई कंपोनेंट भी नहीं आएगा डिस्प्लेसमेंट का, तो वर्क 0 हुआ। समझ में आया? हाँ और अगर थीटा 90 से ज्यादा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, याद है ना? तो वर्क नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? आप फोर्स तो ऐसे लगा रहे हो इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो आप तो उस तरफ लगा रहे हो ना, तो डिस्प्लेसमेंट इधर होना चाहिए था, बट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। समझ में आया क्या? वो नेगेटिव वर्क होता है। हम जो करना चाहते हैं उसके अपोजिट काम हो जाए तो उसको नेगेटिव वर्क बोलते हैं ना। हम चाहते क्या है और उसका उल्टा हो गया, उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव वर्क। समझ में आया?
हम राइट में ले जाना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को, लेफ्ट में जा रहा है, तो क्या हुआ, वर्क नेगेटिव हुआ ना। Yes, sir. So work can be positive and negative also. Work can be positive, जीरो भी हो सकता है, and negative also. ठीक है। If applied force, जो हमने फोर्स लगाया, produces displacement in the direction of force, then it is positive work. समझ में आया क्या? Yes. And if applied force produces displacement in the opposite direction of force, then it is negative work. समझ में आया? Yes. Yes, sir. ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये बॉय है, ये इसको इधर फोर्स लगा रहा है ब्लॉक को, ठीक है, और ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ एस इतना हो गया। समझ में आया? तो वर्क डन बाय बॉय कितना हुआ, एफ इंटू एस। ये पॉजिटिव है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन बाय बॉय इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एस कोस थीटा। थीटा कितना है, 0 डिग्री, तो हो गया एफ एस पॉजिटिव। समझ में आया क्या? Yes. Yes. अब मुझे बताओ, जब बॉय ब्लॉक पर फोर्स लगा रहा होगा तो ब्लॉक भी तो बॉय पर फोर्स लगा रहा होगा, इतना ही इक्वल एंड अपोजिट, Yes. Yes. है ना। कोई भी एक्शन के बदले में रिएक्शन पक्का होती है, एक्शन के बिना रिएक्शन, या रिएक्शन के बिना एक्शन नहीं हो सकता। बॉय ब्लॉक पर फोर्स लगा रहा होगा एफ, और उसी टाइम पर बॉय पर भी फोर्स लग रहा होगा जो ब्लॉक लगा रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, कितना सेम, एफ। समझ में आया? Yes, ये sir. किसने लगाया, Yes. ये किसने लगाया, Block में. ब्लॉक। तो ब्लॉक भी तो वर्क कर रहा है, फिर ब्लॉक भी तो फोर्स लगा रहा है। समझ में आया? तो वर्क डन बाय दिस फोर्स या वर्क डन बाय द ब्लॉक, वो क्या होगा कि ब्लॉक ने बॉय पर लेफ्ट में फोर्स लगाया। समझ में आया क्या? बट ब्लॉक तो राइट में गया, सॉरी बॉय तो राइट में गया, ब्लॉक ने बॉय पर किधर लगाया, लेफ्ट में। समझ Left में आया में. क्या? Yes. और बॉय तो किधर गया, राइट में। तो वर्क डन बाय Right. ब्लॉक क्या हुआ इस केस में, Negative. Negative. एफ एस कोस 180। समझ में आया क्या, माइनस एफ एस। ये हुआ वर्क डन बाय बॉय ऑन, वर्क डन बाय ब्लॉक ऑन बॉय, और ऊपर वाला था वर्क डन बाय बॉय ऑन ब्लॉक, वो प्लस हुआ। समझ में आया क्या? आया समझ में? Yes, sir. Yes, Yes. sir. इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए। पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या है और नेगेटिव वर्क का मतलब क्या है। पॉजिटिव वर्क का मतलब होता है, मुझे बताओ यहाँ पर एनर्जी कौन, एनर्जी का ट्रांसफर तो हो रहा है, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा, कौन की Yes. एनर्जी हो रहा है। किस में जा रही है, किसकी एनर्जी किस में जा रही है, एनर्जी कौन सप्लाई कर रहा है बताओ, Boy. बॉय। Boy. और एनर्जी कौन गेन कर रहा है बताओ, Block. Block. तो जो एनर्जी सप्लाई करता है वो पॉजिटिव वर्क करता है। समझ में आया क्या? पॉजिटिव Yes. वर्क का मतलब है सप्लाई ऑफ एनर्जी। पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या है, Supply of Supply of energy. तो जब भी आपका वर्क पॉजिटिव आया मतलब ये समझ लो एनर्जी का सप्लाई किया है जिसने भी वर्क पॉजिटिव वर्क किया है, और जिसने भी वर्क नेगेटिव किया है उसने एनर्जी का गेन किया है। कितना गेन किया है, जितना नेगेटिव में वर्क किया है। जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट ने -100 जूल का वर्क किया है, मतलब उसके पास 100 जूल की एनर्जी आ गई है, और किसी ऑब्जेक्ट ने +100 जूल का वर्क किया, मतलब उसने 100 जूल की एनर्जी दे दी है। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes.
फॉर्मूले से आंसर निकालना काफी नहीं होता, उनका मीनिंग समझ में आना चाहिए, तब जाके अच्छे क्वेश्चन हम सोल्व कर पाएंगे। आया समझ में? Yes. 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 सो नेगेटिव वर्क का मीनिंग क्या होगा? Gain of energy. गेन ऑफ एनर्जी। तो ऊपर वाले एग्जांपल में सप्लाई कौन कर रहा है? बॉय। Boy. और गेन कौन कर रहा है? ब्लॉक। Block. देख लो, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव। समझ में आया क्या? Yes, sir. लिखो। लिख लिया? Yes, sir. Yes. क्वेश्चन करते हैं। एक फोर्स लग रहा है 3i के प्लस 2j के प्लस 5k के। इस फोर्स से एक ऑब्जेक्ट है जो 1,3,2 पर था, ए से लेके या बी पे लेके आ गए हम 4,2,5 पर। हमसे पूछा फाइंड वर्क डन बाय फोर्स टू डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी। टू डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी। निकालो जल्दी। चेक करते हैं। देखो, ए से बी ले जाने के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना हमें आता है। ए से बी तक का कैसे निकालेंगे? ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट बी के कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे। Yes. 4 - 1 i के प्लस 2 - 3 j के प्लस 5 - 2 k के। समझ में आया क्या? तो कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट? 3i के माइनस j के प्लस 3k के। Minus J ये आया plus 3. displacement। अब हमें पता है वर्क होता है F.S। वेक्टर फॉर्म में तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। अब F और S, ये F और ये S, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है। सिंपल है। 3 × 3 करेंगे, समझ में आया? याद है ना? तो 9 हो Yes. जाएगा। 2 Nine. × -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा। Minus- 5 × 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 15 + 9 24 - 2 22 आएगा। समझ में आया क्या? Yes. ठीक है, Yes. सिंपल क्वेश्चन है। आया समझ में? हाँ. ये एक ब्लॉक है 2 kg का। अभी t = 0 पर ये रेस्ट पर है, मतलब u = 0 है। समझ में आया? इस पे हमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का 37 डिग्री पे। हमसे पूछा वर्क डन बाय फोर्स इन 2 सेकंड्स। 2 सेकंड्स तक इस फोर्स ने कितना वर्क किया? अगर हम इस फोर्स को 2 सेकंड तक लगाएं तो कितना वर्क हुआ? निकालो। देखो, वर्क का फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा। ठीक है, F तो पता है आपको, थीटा भी पता है, बट डिस्प्लेसमेंट नहीं पता ना इसका 2 सेकंड में, तो वो कैसे निकालेंगे? फोर्स पता है तो एक एक्सेलेरेशन निकाल लो। तो क्या एक्सेलेरेशन 10/2 आएगा क्या? 10/2 5 आएगा क्या एक्सेलेरेशन? Yes, sir. नो, एक्सेलेरेशन 8/2. इसका 8/2 आएगा ना। एक्सेलेरेशन इस तरफ हो रहा है ना, यस तो इस तरफ वाला फोर्स का कंपोनेंट निकालो। अरे एनएलएम में कर चुके हैं ना ऐसे क्वेश्चन, एक्सेलेरेशन नॉर्मल निकालने वाले क्वेश्चन हम। समझ में sir. आया? Yes, sir. तो ये कितना आएगा? ये आएगा 8 और ये आएगा 6। तो इस तरफ वाला एक्सेलेरेशन क्या होगा? 8/2 ये होगा ना। समझ में आया क्या? एक्सेलेरेशन इस फोर्स की वजह से आ रहा है ना, इसकी वजह से थोड़ा ना आ रहा है। इसकी वजह से तो नॉर्मल चेंज हो रहा है बस। आया समझ में? Yes, sir. तो एक्सेलेरेशन कितना आएगा? 8/2 मतलब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? S = ut + ½ at स्क्वायर से 2 सेकंड में निकाल लो। u 0 है। 1/2 × 4 × 2 × 2, 2 से 2 कैंसिल, तो S कितना आया? 8 मीटर। समझ में आया? Yes. अब वर्क निकालना है तो या तो आप डायरेक्ट इससे निकाल लो, इस फोर्स से, क्योंकि आपको पता है ब्लॉक इधर जा रहा है,
तो इस फोर्स की वजह से गया होगा, तो डायरेक्ट कर दो 8 × 8 64 जूल। समझ में आया क्या? या फिर ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, एफ एस कोस थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करनी तो ये 10 रखो, फिर एफ की वैल्यू इंटू एस रखो, फिर कोस 37 रखो। समझ में आया क्या? तो 10 कोस 37 80 होता है। आया समझ में? Yes. 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 तो आंसर तो वही आना है 64 जूल। आया समझ में? Yes. Yes. अगर आपने ऑलरेडी कंपोनेंट sir. निकाल लिए हैं, ऑलरेडी आपने कंपोनेंट निकाल लिए हैं, तो डायरेक्ट इससे डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। ये कंपोनेंट ही तो है एफ कोस थीटा जो आपने ऑलरेडी निकाल लिया। समझ में आया? Yes. Yes, sir. लिखो। ये ट्रॉली है, 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है। कितने से? कांस्टेंट स्पीड से। और इस पर ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट पर है। ये क्या है? रेस्ट पर है, नीचे नहीं गिर रहा है, मतलब फ्रिक्शन ने रोका होगा इसको नीचे जाने से। समझ में आया क्या? Yes, sir. और ये ट्रॉली 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है ना? तो हम बोल सकते हैं कि सूडो फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है। समझ में आया क्या? Yes. अदरवाइज फ्रिक्शन की जगह सूडो फोर्स भी हो सकता है, रोक सकता, तो चेक करना पड़ता हमें, क्योंकि अगर ये एक्सेलेरेशन से चलती तो सूडो फोर्स पीछे लगता, तो हो सकता है उसको नीचे गिरने से रोकता। समझ में आया क्या? तो अभी कौन रोक रहा है इस केस में? फ्रिक्शन रोक रहा है। समझ में आया क्या? हमसे पूछा इन t = 2 seconds find work done by first normal, second weight means gravity, third friction। ये तीनों फोर्स है, ये तीनों ही लग रहे हैं इस पे, और हमें ये भी आता है किस किस डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो इन तीनों का वर्क डन निकालना है 2 सेकंड में। समझ में आया क्या? निकालो। चलो देखो 2 सेकंड में ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हो जाएगा अभी जहां है वहां से 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट तो निकल जाएगा, सिंपल कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है ना, 10 मीटर डिस्प्लेस हो जाएगा 5 × 2। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो वर्क निकालना है, डिस्प्लेसमेंट पता है, ओनली फोर्स निकालना बाकी है। एफवीडी बना लो फोर्स निकालने के लिए। ठीक है, सो देखो ये ब्लॉक है, mg तो ऐसे लग रहा है नीचे, है ना? नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, और फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है। समझ में आया क्या? फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है? स्टैटिक, क्योंकि रेस्ट पर है। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. और ये एंगल 37 डिग्री, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इसका इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है। समझ में आया क्या? आया समझ में? सो नॉर्मल तो कितना आएगा? नॉर्मल तो आएगा mg cos 37 के लिए इक्वल, और फ्रिक्शन आएगा mg का इधर कंपोनेंट लगेगा mg sin 37।
समझ में आया क्या? पहले फोर्स तो निकाल लो। नॉर्मल कितना आएगा? mg cos 37, mg कितना है? 2 kg का mg मतलब 20 cos 37 मतलब 16 न्यूटन। समझ में आया? Yes, sir. और फ्रिक्शन कितना आएगा? mg sin 37, क्योंकि रेस्ट पर है ना ब्लॉक। Yes, sir. अरे ये सब पहले से आता है, इसमें ज्यादा टाइम पास नहीं करना है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। समझ में आया? पहले से आता है, तुम्हें आता है कि नहीं आता है? Yes, sir. तो 20 इंटू 3/5 ये कितना आएगा? 12 न्यूटन। समझ में आया? अब फर्स्ट हमसे पूछा वर्क डन बाय नॉर्मल, तो वो होगा नॉर्मल इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा, ये होगा ना। Yes, sir. नॉर्मल कितना है? 16, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है ना। और इनके बीच का नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल वो ये वाला है, 37 डिग्री। तो कोस 37 डिग्री। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो 16 इंटू 10 इंटू 4/5, 5 से 2 टाइम्स, सो 16 इंटू 4, 64 इंटू 2, 128 जूल। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड, वर्क डन बाय ग्रेविटी मींस वेट, वो होगा mg इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। अब देखो mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। Yes, sir. ये तो जीरो आ जाएगा ना, कोस थीटा 90 डिग्री है। Yes. समझ में आया? आया समझ में? Yes, sir. थर्ड, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वो होगा फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। फ्रिक्शन का फोर्स कितना लग रहा है? 12। Well, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 10 इंटू कोस थीटा। फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? ये इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, ये वाला एंगल है। समझ में आया क्या? yes, sir. मतलब 180 माइनस 37 है। Yes, sir. कोस एंगल कितना है इनके बीच का? 180 माइनस 37। कोस 180 माइनस 37 कितना होगा? एसटीसी रूल, माइनस कोस 37 होगा ना। 37. Yes. कोस 37 कितना होता है? 4 2 by by तो कितना आया आंसर? माइनस का 96 जूल। समझ में आया? yes. लिखो। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें सारे फोर्स कांस्टेंट लग रहे हैं। देखो सभी क्वेश्चन में फोर्स की वैल्यू क्या है? ये कांस्टेंट फोर्स है ना, 3ik प्लस 2jk प्लस 5kp। इसमें कांस्टेंट फोर्स लग रहा है ना। इस क्वेश्चन में फोर्स कांस्टेंट लग रहा है, नॉर्मल 16 न्यूटन, फ्रिक्शन 12 न्यूटन, सब कांस्टेंट फोर्स है। समझ में आया क्या? आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर वेरिएबल फोर्स लग रहा है तो फिर क्या करेंगे? तो उस केस में फिर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, एफ cos थीटा वाला। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें फोर्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे? फोर्स तो चेंज हो रहा है, तो जब फोर्स चेंज हो रहा है तो कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? इसलिए फॉर्मूला वैलिड नहीं है उस केस में। समझ में आया? Yes, sir. इसलिए फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम ये यूज कर लेते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। बट अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो हम क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन v dt, याद है ना, डिस्प्लेसमेंट के लिए। Yes, sir. ये तो कब यूज करते हैं? जब वेलोसिटी कांस्टेंट है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी वेरिएबल है, टाइम का फंक्शन है, तो हम ऐसे निकालते हैं, याद है, इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से t तक, डिस्प्लेसमेंट आ Yes. जाता है। समझ में आया क्या? तो वैसे ही वर्क कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स।
सो एक बार और मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर फोर्स कांस्टेंट है डिस्प्लेसमेंट एस हुआ मान लो, तो वर्क क्या होता है एफ डॉट एस या एफ एस कोस थीटा, ये हम यूज कर सकते हैं जब फोर्स कांस्टेंट हो तो। समझ में आया? बट इफ फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स हो, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो, मतलब है ना, वेरिएबल फोर्स हो कि पार्टिकल का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल मान लो एक्स एक्सिस में चल रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होते जाएगा तो फोर्स भी चेंज होता जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. जैसे मान लो अभी पार्टिकल इनिशियली x इक्वल टू x1 पे रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है? x इक्वल टू x1 पे। इस पर फोर्स लग रहा है जो कि फंक्शन ऑफ x है, वेरिएबल फोर्स। हमसे पूछा x2 तक ये फोर्स को लेके आए, कितना वर्क डन हुआ? x2 तक ये ब्लॉक को लेके आए, कितना वर्क डन हुआ ये बताना है। x इक्वल टू x2 तक, तो ये फॉर्मूला तो यूज कर नहीं सकते, ये वाला तो, क्योंकि फोर्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे? फोर्स तो पूरा कंटिन्यूसली यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, Yes, जैसे मान sir. लो f इज इक्वल टू है 2x प्लस 3, तो x इक्वल टू 1 पर f है 5 और x इक्वल टू 3 पर f है 9। चेंज हो गया ना? तो फॉर्मूले में क्या रखोगे? मान लो 1 से 3 तक का निकालना है आपको, तो फॉर्मूले में क्या रखोगे? 9 रखोगे यहाँ पर या 5 रखोगे? कुछ भी नहीं रख सकते। समझ में आया क्या? आया समझ में? Yes, sir. Yes. वेरिएबल फोर्स है ना, तो फिर कैसे करेंगे? जैसे मान लो x इक्वल टू 1 पर कितना आया था? 5 आया था। x इक्वल टू 1.0001 पर कितना आएगा बताओ फोर्स? अगर मैं x को थोड़ा सा चेंज करूं तो कितना आएगा? 2.002 प्लस 3, 5.002 आएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. ये आएगा। आया समझ में? Yes, sir. तो आपने अगर x को थोड़ा सा चेंज किया, मतलब ब्लॉक को हल्का सा डिस्प्लेस किया ये फोर्स लगा के, तो इस फोर्स से ब्लॉक को बिल्कुल हल्का सा, ब्लॉक अभी x इक्वल टू 1 पे रखा हुआ है, इसको x इक्वल टू 1.0001 पे लेकर आए, तो फोर्स में कोई ज्यादा चेंज आया क्या? जो फोर्स लग रहा है नहीं sir. बिल्कुल नेग्लिजिबल चेंज है, तो क्या इतने से चेंज को हम कांस्टेंट मान सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मैं यहां से यहां तक ब्लॉक को लाने का वर्क निकालूं 1 से लेके 1.0001 तक, तो क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ कांस्टेंट फोर्स वाला? Yes, sir. बट मैं डायरेक्ट इनिशियल से x1 से x2 इतना दूर लाने तक फोर्स को कांस्टेंट नहीं मान सकता, तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता। बट अगर मैं एक ब्लॉक को, जैसे मान लो ब्लॉक रखा हुआ है x इक्वल टू x पर, यहां से, ये दिखाने के लिए मैं दूर दिखा रहा हूं, x इक्वल टू x से x प्लस dx, dx बहुत छोटा होता है ना, Yes. इतना मैंने डिस्प्लेस किया, तो इतने से डिस्प्लेसमेंट में मैं फोर्स को कांस्टेंट मान सकता हूँ ना? मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता हूँ? Yes. तो x टू x प्लस dx मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता हूँ? समझ में आया क्या? Yes. ये एग्जांपल से समझ में आया ना? Yes, sir. Yes, sir. सो ये जो डिस्प्लेसमेंट है छोटा सा, इसको बोलेंगे हम एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इन दिस एलिमेंटल displacement we assume force is constant. So work done in this elemental displacement, वो वर्क भी वैसे बहुत छोटा होगा, हल्का सा डिस्प्लेस किया है, तो वर्क ज्यादा किया होगा क्या? एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर हुई होगी क्या इतने से वर्क में?
नहीं हुई होगी इतने से डिस्प्लेसमेंट में। कितना हुआ होगा डी डब्ल्यू, छोटा सा वर्क को क्या बोलेंगे, डब्ल्यू थोड़ा ना बोलेंगे, डी डब्ल्यू बोलेंगे। समझ में आया? कितना हुआ होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एक्स से एक्स प्लस डी एक्स, डी एक्स का हुआ छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। आया क्या समझ में? हाँ Yes, sir. सर ये फॉर्मूला लगाया ना मैंने, डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिख दिया, डी एक्स। कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक, डी एक्स का ही तो हुआ डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? Yes, sir. यस ये फॉर्मूला लगाया मैंने कांस्टेंट फोर्स वाला, बट ये तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का है, मुझे तो यहाँ से यहाँ तक का निकालना है। समझ में आया? Yes, ये तो sir. सिर्फ इतना सा है, मुझे पूरा निकालना है। तो पूरे के लिए क्या करेंगे, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे वर्क डन होंगे, डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू, उन सबको ऐड करेंगे। उसका Yes, क्या sir. तरीका होता है, Yes. इंटीग्रेट करते हैं उसको। समझ में आया क्या? Yes, sir. दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक निकालना है, x1 से x2 तक का, तो फ्रॉम x1 टू x2। समझ में आया? वर्क आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है। और अगर मान लो ये फोर्स जैसे इस केस में तो इसी डायरेक्शन में लग रहा है, मान लो एंगल पे लग रहा होता तो क्या फॉर्मूला आ जाता, मतलब एंगल एंगल की टर्म्स में एफ डी एक्स कोस थीटा, अभी तो थीटा 0 है ना, तो कोस 0 1 हो जाएगा। समझ में आया? फ्रॉम x1 टू x2। अरे फोर्स का कंपोनेंट लेंगे ना इस तरफ, वो आएगा ना एफ कोस थीटा। आया सोच में? इनटू dx। Yes. सो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब भी फोर्स जब कांस्टेंट नहीं है। जब फोर्स वेरिएबल है। अरे अभी बताया था ना, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वेलोसिटी इनटू टाइम करते हैं, वैसे वर्क निकालने के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेशन वेलोसिटी इनटू dt करते हैं। वैसे यहाँ पर अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं तो इंटीग्रेशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे। समझ में आया? इंटीग्रेशन मेथड पढ़ा था ना रेक्टिलिनियर मोशन में। समझ में आया? Yes, sir. Yes. लिखो। Yes, sir. ये ब्लॉकेज पे फोर्स लग रहा है। ये 0,0 पर रखा हुआ है ओरिजिन पे। इसको यहाँ से यहाँ तक का वर्क निकालना है, 5,0 तक का। फाइंड वर्क बाय दिस फोर्स, निकालो। फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है, बोलो जल्दी। वेरिएबल। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स है ना, थीटा तो 0 डिग्री है, फ्रॉम x1 टू x2। ठीक है। कितना है फोर्स, f की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से हुआ, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5। समझ में आया? यस सर। तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होगा x 3x फ्रॉम 0 टू 5। तो कितना आएगा 25 प्लस 15 40 जूल। समझ में आया?
Yes, sir. होना चाहिए था क्वेश्चन, क्यों नहीं हुआ? एक ऑब्जेक्ट है, मास है 1 kg, इस पर फोर्स लग रहा है 60, टाइम डिपेंडेंट फोर्स। टाइम डिपेंडेंट फोर्स है, ठीक है। T इक्वल टू 0 पर पार्टिकल रेस्ट पर है, U 0। हमसे पूछा वर्क डन बाय फोर्स इन 2 सेकंड। वर्क डन बाय फोर्स इन 2 सेकंड्स, ट्राई करो। चलो ये बताओ, ये वेरिएबल फोर्स है या कांस्टेंट फोर्स है? Variable force. तो कांस्टेंट फोर्स वाला फॉर्मूला तो यूज कर नहीं सकते। अब बचा वेरिएबल फोर्स वाला, वो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन एफ डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2। बट यहाँ पे फोर्स टाइम डिपेंडेंट है, अगर आप यहाँ 60 लिख दोगे फोर्स की जगह तो इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। अभी तो हो पाएगा क्या? और यहाँ पे तो x की लिमिट लगेगी, हमें तो टाइम की गिवन है 0 से 2, x की भी लिमिट नहीं पता हमें। तो समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो हमें dx को हटाना पड़ेगा, इसको हमें t की टर्म्स में लाना पड़ेगा। तो हमें पता है ना v इज इक्वल टू होता है dx बाई dt, तो dx इज इक्वल टू होगा v dt, होगा कि नहीं होगा? v इज इक्वल टू होता है ना dx बाई dt, Yes, sir. तो dx इज इक्वल टू क्या होगा? v dt। तो dt तो आ गया, अब आप टाइम की लिमिट भी लगा सकते हो यहाँ, बट अभी ये v का फंक्शन हमें नहीं पता, तो हमें v निकालना पड़ेगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. देखो dx से dt में आना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि फोर्स है टाइम डिपेंडेंट। मैं आ तो गया, लेकिन मैं एक और नई चीज लेके आया v, तो v निकालना पड़ेगा। समझ में आया क्या? ऐसे आपको स्विच करना पड़ सकता है, ऐसे समझ में आया क्या? ऊपर वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट हो गया था, क्योंकि फोर्स x का फंक्शन था, फॉर्मूला में डायरेक्ट x का फंक्शन किया, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया डायरेक्ट। बट यहाँ पे t का फंक्शन है, अगर टाइम डिपेंडेंट फोर्स है तो कैसे करेंगे क्वेश्चन? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आया क्या? हाँ Yes, sir. Yes, sir. तो अब Yes, v sir. निकालना है, तो v निकालने के लिए देखो क्या गिवन है, फोर्स गिवन है। क्या फोर्स से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? बोलो, निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। क्या एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। दो तरीके, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा लो, और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन मेथड लगा लो, दोनों तरीके से v आ जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ Yes, sir. तो Yes, sir. एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, फोर्स है 60 अपॉन मास है 1, तो एक्सेलरेशन आ गया 60, इट इज वेरिएबल। तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगा नहीं सकते, इंटीग्रेशन मेथड लगाएंगे। उसमें क्या करते हैं, ए को क्या लिखते हैं, dv बाई dt, ये लिखते हैं ना, इज इक्वल टू 60, तो dv इज इक्वल टू हो जाएगा 60 dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v आएगा, 0 से t, इधर इनिशियल वेलोसिटी 0 से v। समझ में आया? तो dv का इंटीग्रेशन होगा v, और 60 का होगा t स्क्वायर बाई 2, 3t स्क्वायर। आया समझ में? ये v की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, v आ गया ना इंटीग्रेशन मेथड से। Yes, sir. समझ में आया? Yes, तो sir. वर्क इज इक्वल टू 60 इंटू 3t स्क्वायर इंटू dt, और अब लिमिट लगा दो 0 से 2 तक का, क्योंकि टाइम फंक्शन आ गया पूरा। तो हो जाएगा 18 t क्यूब dt फ्रॉम 0 to 2। समझ में आया? तो 18 t की पावर 4/4 ये आएगा, तो लिमिट लगाएंगे 0 से 2, तो 18/4 मतलब 9/2 इंटू टी की पावर 4, 0 से 2 तो 2 की पावर 4। समझ में आया? तो कितना आएगा आंसर? 72. 72 जूल। आया समझ में? Yes. Yes, sir. लिख लो, लिखो। सो
वर्क फोर्स अगर वेरिएबल हो तो वर्क का फॉर्मूला क्या आया, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2। हमने पढ़ा था जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो ये एरिया अंडर कर्व होता है ना। सो कौन से कर्व का एरिया है, इट इज एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। समझ में आया क्या। और वो क्या होता है, वर्क। तो अगर आपको फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व गिवन है, कौन सा कर्व गिवन है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, एफ एक्स कर्व गिवन है मान लो, ठीक है। और आपसे पूछा यहाँ x1 से x2 तक का एरिया, तो या तो इंटीग्रेशन कर दो, फंक्शन गिवन है तो x1 से x2 लिमिट लगा दो, या फिर ये एरिया निकाल लो, ग्राफ गिवन है तो। समझ में आया क्या। हाँ Yes, sir. Yes, sir. तो ये एरिया क्या होगा, वर्क होगा। अब एरिया अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव वर्क है, नीचे है तो नेगेटिव वर्क है। समझ में आया। समझ में। Yes, sir. लिखो।